हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट? तो डियर एस्पायरेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम की स्पेशल क्लास, जिसमें आज ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की आपकी क्लास 8 है। अगर आपने से प्रीवियस की क्लास को नहीं सॉल्व किया तो डेफिनेटली आप क्लास को सॉल्व करें, है ना। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास में हम लोग काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, है। तो आई होप आप सभी ने उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एंजॉय किया है, और जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया है वो लोग भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, राइट। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, है ना। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर मेनली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है, राइट। लेकिन आज की क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि कोई भी आपका एग्ज़ाम्स हो तो यहाँ पर बेसिक टू डिफ़िकल्ट रखा जाता है। तो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक का भी बटन प्रेस कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ है रियलिटी वो है, यहाँ पर आपको डेली 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें मोस्टली सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, राइट। यहाँ पर आपसे कोई फीस नहीं पे करवाई जाती है, कोई भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज बेची नहीं जाती है ना। अब कॉस्टली सारी चीज़ें, सारी मेहनत आपके लिए की जाती है, और ये वर्क सारा मैं खुद से करती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करती हूँ, इसलिए आपका प्यार और सपोर्ट बनता है तो आप ज़रूर करें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, है ना। आपका बढ़िया बेहतरीन एक रजिस्टर होना चाहिए, उस रजिस्टर पर आप जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करें उन सभी क्वेश्चंस का जो एक कह सकते हैं आप जो नोट होता है, एक टू द पॉइंट जो नोट्स होता है वो ज़रूर बनना चाहिए। सॉरी, टू द पॉइंट चीज़ें नोट ज़रूर करें, राइट। प्रैक्टिस ही अदर लोगों से आपको बेहतर बनाती है, इसलिए आप जब भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कुछ ना कुछ लिखते ज़रूर रहें। चलिए, तो प्यारे प्यारे नर्स एंड डॉक्टर सभी का स्वागत है, और आप इन क्वेश्चंस का एंजॉय करें। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर? हमारे लीवर का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ए एंड सी बोथ, ग्लाइकोजन स्टोरेज, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, और इजी क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो देखेंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड, ठीक है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड टू लोब्ड एक कैप जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम लीवर कहते हैं, है ना। लीवर हमारा हिपैटोसाइट सेल से मिलकर बना है। किससे बना है? हिपैटोसाइट। यानी कि हम बात करें फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर तो क्या है? दैट इज हिपैटोसाइट। जो हिपैटोसाइट सेल्स होती हैं ये हेक्सागोनल होती हैं, ठीक है, हेक्सागोनल होती हैं। ये हिपैटोसाइट सेल्स एक स्ट्रक्चर से कवर होती हैं जिन्हें हम ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीसन्स, प्लीज़ आप अच्छे से सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया? हमारा हिपैटोसाइट सेल्स हो गया, और इसकी जो कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं? ग्लीसन्स कहते हैं। और हमारे लीवर की जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, है ना, हमारे फॉरेन पार्टिकल से
हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमारी लीवर की फैगोसाइटिक सेल्स क्या हैं, सभी बताएंगे, दैट इज कुफर सेल्स, राइट, कुफर सेल्स। क्लियर। जो हमारा लीवर है, जो हमारी हिपैटोसाइट सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करती हैं, बिल्कुल सही बात है। जब हमारी बॉडी में जो है एक्सेसिव ग्लूकोज होता है ना, यानी कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको फर्दर यूज़ करने के लिए हमारे लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेती हैं, राइट। और इसके साथ साथ जो हमारा लीवर है ये डिटॉक्सिफिकेशन कराने में भी हेल्प करता है ना, टॉक्सिन सब्सटेंस को रिमूव कराता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इन्हें बाहर पास आउट करा देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इंसुलिन हार्मोन जो कि 51 एमिनो एसिड का बना है, ये एक प्रोटीनीसियस हार्मोन है और इसे कौन सिक्रीट करता है, हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल्स, राइट, हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल्स इसे सिक्रीट करती हैं। तो ये बिल्कुल भी हमारे लीवर का फंक्शन नहीं हुआ। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजियोटेंसिनोजेन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय। जो एंजियोटेंसिनोजेन है ये एक तरीके का प्रोटीनीसियस हार्मोन है, तो इसे हमारी बॉडी की कौन से ऑर्गन्स या सेल्स सिक्रीट करती हैं, मैक्यूला डेंसा सेल्स जो कि हमारी नेफ्रॉन के जस्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस की सेल्स होती हैं, या फिर इंडोथीलियल सेल्स है ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जो इनर लाइनिंग है जिसे हम इंडोथीलियल सेल्स कहते हैं, क्या ये एंजियोटेंसिनोजेन को सिक्रीट करती हैं, या फिर लीवर सेल्स है ना, जो हमारे लीवर की हिपैटोसाइट सेल्स हैं, ये एंजियोटेंसिनोजेन को सिक्रीट करती हैं, या फिर जेजी सेल्स, बताइए। तो हम सभी जानते हैं जब हमारी बॉडी में हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन हो जाती है, हाइपोवॉल्यूमिया है ना, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, या जब हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया और हाइपोटेंशन की जब कंडीशंस होती है तो उस समय देखिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका रास पाथवे से है, तो थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, ध्यान से समझेंगे। जब भी हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है और फिर बीपी लो होता है, उस समय रास पाथवे एक्टिवेट होता है। जो हमारी नेफ्रॉन है ना, हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, रेनिन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। रेनिन को ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देते हैं और ये रेनिन प्रोरेनिन में चेंज हो जाता है। जब ये ब्लड स्ट्रीम में आता है तब ये प्रोरेनिन में चेंज हो जाता है, और उसी समय जो हमारा लीवर है, हमारे लीवर की जो हिपैटोसाइटिक सेल्स हैं, ये एंजियोटेंसिनोजेन को सिक्रीट करती हैं, एंजियोटेंसिनोजेन को, ठीक है, टेंसिनोजेन को सिक्रीट करती हैं। जो प्रोरेनिन है, प्रोरेनिन क्या करता है, ये प्रोरेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। और उसी समय जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे ये लंग्स हैं, लंग्स क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करते हैं, ठीक है। ये एंजाइम जाके क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, प्लीज़ बी अटेंटिव,
एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करा देता है। उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है इसके कई टारगेट पाथवे होते हैं, कई फंक्शन होते हैं। जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड है, एंजियोटेंसिन सेकेंड ये क्या करता है, हमारे पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करा देता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, है ना, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और उसी समय पर और क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन है ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला रीजन पर जाकर एक्ट करता है और एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करवाता है। अब एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, सोडियम आयन एंड वाटर को, ठीक है, वाटर को हमारी किडनी की जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो पीसीटी रीजन होता है ना, पीसीटी रीजन से ये सोडियम आयन और वाटर को रिटेन करा लेता है, जिससे क्या होगा, हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। उसके अलावा और क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है, ये एंजियोटेंसिन सेकेंड हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को, है ना, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ से ये ADH या इसी को हम वैसोप्रेसिन कह देते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन को रिलीज कराता है। और वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, जो हमारे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, जो हमारे नेफ्रॉन की ये कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ से ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। अब क्या हुआ, यहाँ से पीसीटी से भी वाटर को रीअब्जॉर्ब कराया, सोडियम आयन को करवाया, है ना, और जब ये सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब करता है उसी समय ये पोटेशियम आयन को बाहर की तरफ एक्सक्रीट करवा देता है ना, यूरिन के साथ बाहर पास आउट कराता है। क्लियर। तो अब दो जगह से वाटर क्या हुआ, रिटेन कर लिया, सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिटेन हो गए, अब पीएच भी मेंटेन हो जाएगा। और क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे ही बीपी भी हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो जो हमारे बीपी लो था वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका रास पाथवे। आई होप आपने सारी चीज़ें टू द पॉइंट नोट की होंगी, तो एक बेहतरीन तरीके से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। यकीन मानिए रास पाथवे से कई तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा कर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एंजियोटेंसिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको कौन सिक्रीट करता है, दैट इज़ हमारे लीवर की हेपेटोसाइटिक सेल्स। यहीं पर अगर आपसे रेनिन पूछ लिया जाता तो रेनिन को कौन सिक्रीट करता है, दैट इज़ जस्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस की सेल्स। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो डेफिनेटली आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक की बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, है ना, क्योंकि अटेंडेंस आप ज़रूर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखेंगे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, हमारा जो गॉल ब्लैडर है ये किसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, किस हार्मोन की प्रेजेंस में, गैस्ट्रिन हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सिक्रिटीन हार्मोन या फिर काइनेस। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने जा रहा है। तो गॉल ब्लैडर को जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है ये इसे कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे हमारा गॉल ब्लैडर बाइल जूस को सिक्रीट करता है, राइट। सिक्रिटिन की बात करें अगर हम, तो सिक्रिटिन जो है फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम है, राइट। सबसे फर्स्ट टाइम इसे प्यूरिफाई किया गया था, तो सिक्रिटिन डिओडेनम से सिक्रीट होने वाला हमारा फर्स्ट डाइजेस्टिव हार्मोन है,
राइट एवरीवन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो हमारे जो है पेप्टिक सेल से सिक्रीट होता है हमारे स्टमक से, और काइनेज जो है ये आपका इंजाइम है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइमोट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। काइमोट्रिप्सिन जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसे कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, पैंक्रियास, स्टमक या फिर डिओडेनम, या फिर डिओडेनम। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज पैंक्रियास। जो हमारा पैंक्रियास है, पैंक्रियास का एक्सोक्राइन जो पार्ट है ये डाइजेस्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है। एक बार ध्यान से देखेंगे कौन कौन से, दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजेन। आप प्लीज़ अच्छे से सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोइलास्टेज एंजाइम, ये सभी कैसे हैं, आपके इनएक्टिव फॉर्म में हैं, राइट। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, राइट। एंड और कौन सा, ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिनोजेन। तो ये 4 तरीके के इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं सिक्रीट होते हैं पैंक्रियास के थ्रू। अब इन एंजाइम्स को एक्टिव कौन करता है ये भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। जो ट्रिप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन को हमारे डिओडेनम से, है ना, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे सिक्रीट होने वाला इंटेरोकाइनेज एंजाइम, ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लेंगे, इंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में चेंज करता है, ठीक है, किसमें, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में हो जाता है और ये ट्रिप्सिन जो है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, प्रोइलास्टेज एंजाइम और जो आपका काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स है, इन सभी को एक्टिवेट कर लेता है। तो जो काइमोट्रिप्सोजेन है ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आपका काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। ये आपका किस में चेंज हो जाता है, दैट इज काइमोट्रिप्सिन में। क्लियर। तो आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है काइमोट्रिप्सिन, प्रोइलास्टाज और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है, तो पैंक्रियास का ही जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में जो ट्रिप्सिन एंजाइम है यही करेगा, राइट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सलाइवरी एमाइलेज इज आल्सो नोन एज। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को और हम किस नाम से जानते हैं, टाइलिन, गैस्ट्रीन, ग्लाइऑक्सिलेज या फिर पेप्सिन। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवरी एमाइलेज को सिक्रीट करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड हमारी बक्कल कैविटी में लोकेटेड होती हैं और मेनली ये 3 टाइप्स की होती हैं, है ना। जो सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब लिंजुअल ग्लैंड, है ना, सब लिंजुअल ग्लैंड। और थर्ड क्या है, सब मैग्जिलरी ग्लैंड, या फिर इसी को और क्या कह देते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये हमारी तीनों क्या है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि ये जो ग्लैंड हैं ये सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, तो इनमें जो डक्ट प्रेजेंट है ना, जो डक्ट्स हैं जो सलाइवरी एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, उन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं? तो आप इन्हें नोट कर लेंगे। जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी डक्ट को हम स्टेनसन डक्ट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट करेंगे, स्टेनसन डक्ट कहते हैं। सब लिंजुअल ग्लैंड की जो डक्ट है इसे क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रेविनस। ठीक है, डक्ट ऑफ रेविनस। और जो हमारी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है इसकी डक्ट को हम क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ वॉर्टन। डक्ट ऑफ वॉर्टन, राइट, डक्ट ऑफ वॉर्टन कहते हैं। और कभी कभी आपसे बहुत जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड एंड लार्जेस्ट। तो जो पैरोटिड है ये हमारी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, राइट। और सबलिंजुअल जो है ये हमारी सबसे स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड है। अगर आपसे प्रोडक्शन की बेसिस पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? दैट इज़ जो हमारी सबलिंजुअल है ना, ये सबसे ज़्यादा सलाइवा का प्रोडक्शन करती है। उसके बाद सब मैक्सिलरी और उसके बाद आपका पैरोटिड ग्लैंड। क्लियर? तो यहाँ से आपके इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो सलाइवरी एंजाइम है इसको हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज सिक्रीटेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ स्टमक। हम जानते हैं जो हमारा स्टमक है ना, जिसे हम रिजर्वायर ऑफ फूड भी कहते हैं, है ना। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि टेम्परेरी 2 से 3 घंटे के लिए, है ना, 2 से 3 घंटे के लिए फूड को स्टोर करता है, इसलिए हम इसे रिजर्वायर ऑफ फूड भी कहते हैं, राइट। तो जो हमारा स्टमक है एक बार देखेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें समझेंगे अच्छे से। तो ये हमारी क्या है? दैट इज़ ईसोफेगस, है ना, बक्कल कैविटी, फिर हमारी ये ईसोफेगस। ईसोफेगस से हमारा जो है जे शेप्ड क्या होता है? स्टमक है ना, और ये हमारी डिओडनम है। सी शेप्ड जो है ये क्या, यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, और ये सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर से इसी को हम डिओडनम कहते हैं, और यहीं पर हमारा पैंक्रियास लगा रहता है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, राइट। तो ये हमारा क्या है? दैट इज़ स्टमक। स्टमक में जो है 3 तरीके की सेल्स होती हैं, चीप सेल्स, ठीक है, चीप सेल्स, या इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? दैट इज़ पेप्टिक सेल्स। इन्हें को क्या कहते हैं? पेप्टिक सेल्स। और क्या होती हैं? पेराइटल सेल्स होती हैं। पेराइटल सेल्स, इनके अलावा गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो चीप सेल्स और पेप्टिक सेल्स जो हैं यही क्या करती हैं? HCl को सिक्रीट करती हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? दैट इज ऑप्शन बी, पेराइटल सेल्स। सॉरी, जो चीप सेल्स या पेप्टिक सेल्स हैं इन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, लेकिन जो HCl का सिक्रीशन है वो कौन करता है? दैट इज पेराइटल सेल्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गोबलेट सेल्स एक ऐसी सेल्स हमारी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं और ये सिक्रीशन करती हैं, तो ये ग्लैंड्स होती हैं। तो जो गोबलेट सेल्स हैं ये यूनिसेलुलर ग्लैंड कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिफिशियंसी ऑफ टोकोफेरॉल इन द ह्यूमन बॉडी कॉज व्हिच कंडीशन, है ना। अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाए, है ना, विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? दैट इज टोकोफेरॉल। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी हो जाए तो इनमें से आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? वेरी वेरी, पेलाग्रा डिजीज़,
इनफर्टिलिटी या फिर स्कर्वी। तो हम सभी जानते हैं जो बेरी है ये आपका विटामिन B2 से होता है ना, विटामिन B की डिफिशियंसी से। पेलाग्रा आपका विटामिन B3 है ना, नियासिन विटामिन की डिफिशियंसी से होता है B3। और अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी तो ये आपका विटामिन E की डिफिशियंसी से होता है। और स्कर्वी आपका विटामिन C की डिफिशियंसी से होता है। क्लियर। तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी किससे होगा, दैट इज टोकोफेरॉल की डिफिशियंसी से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल पर्सन इज अबाउट। कार्डियक साइकिल है ना, नॉर्मल पर्सन में कार्डियक साइकिल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कार्डियक साइकिल कितनी सेकेंड की होती है, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.0 सेकेंड या फिर 1.2 सेकेंड। बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें एट्रियल सिस्टोल की, तो एट्रियल सिस्टोल जो है 0.1 सेकेंड का होता है। और एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो ये हमारा 0.7 सेकेंड का होता है, ठीक है। एंड उसी दौरान क्या होता है, सिस्टोल भी होगा है ना, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है 0.3 और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होता है 0.5, राइट। वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कितना होता है 0.5, राइट। तो जो एक सिस्टोल और जो हमारा एक एट्रियल सिस्टोल और जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है और एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, इनका जो पूरा टाइम ड्यूरिंग होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो हमारी हार्ट बीट है वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनली, ठीक है। देखिए कार्डियक साइकिल इक्वल टू इनवर्स प्रोपोर्शनली हार्ट रेट, ठीक है। और हार्ट रेट हमारी कितनी है, तो 1/70/60 है ना। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 60/70 तो कितना आ जाएगा 0.8 सेकेंड आ जाएगा, राइट। 0.1 सेकेंड आ जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में जॉइंट डायस्टोल पूछ लिया जाता है, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो आप याद रखना 0.4 सेकेंड का होता है, राइट। 0.4 सेकेंड का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द थ्रेड लाइक टेंडन्स ऑफ पैपिलरी मसल्स इंसर्टेड अपॉन द फ्लैप्स ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स। सो हमारे हार्ट में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट है। यहाँ पर एक थ्रेड लाइक पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, जो कि किसके ऊपर फ्लैप करती हैं, इंजर्शन फ्लैप अपॉन द ट्राइकस्पिड। बताइए, कॉर्डी टेंडनी, येलो इलास्टिन फाइबर्स, रेटिकुलेट फाइबर्स या फिर कोलेजन फाइबर्स। देखिए सपोज करिए कि आपका एक हार्ट है ना, हार्ट में हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। ये हमारा राइट ऑरिकल है ना, राइट एट्रियम, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर। ये 4 चैम्बर्स हैं। यहाँ पर जो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है, इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो यहाँ पर वॉल प्रेजेंट होता है, इसे हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल, या इसी को हम
मिट्रल वॉल कह देते हैं, राइट, मिट्रल वॉल्व कह देते हैं। जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल है ये बैक ओपन ना हो इसके लिए यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से आई होप विजिबल होगा आप लोगों को, ये वाइट कलर से बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों तरफ प्रेजेंट होती है और इस मसल फाइबर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स हैं, ये हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल इस तरीके से मसल फाइबर्स निकले रहते हैं ना, मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो बहुत स्मॉल वाली हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, जो स्मॉल मसल फाइबर हैं हमारे हार्ट के, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कोलमनी कॉर्नी कहते हैं, ठीक है, कोलमनी कॉर्नी कहते हैं। और जो ये लार्ज होती हैं, ये जो लार्ज है मसल, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल कहते हैं, ठीक है, पैपिलरी मसल। तो जो ये लार्ज वाली हमारी पैपिलरी मसल्स हैं यही क्या करती हैं, कॉर्डी टेंडनी से जुड़ी होती हैं और कॉर्डी टेंडनी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को बैक ओपन ना हो जाए, है ना, जिससे कि हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर से राइट ऑर्टिकल में ना चला जाए, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ना चला जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक होती हैं, ठीक है, टेंडन्स हैं जो कि पैपिलरी मसल से कनेक्ट होती हैं और ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। क्लियर, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे और अपने करेक्ट आंसर को बताएंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉर्डी टेंडनी। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवेलिस इज सीन ऑन। तो फोसा ओवेलिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, बताइए। तो देखिए फिर से हार्ट बनाएंगे और एक बार समझेंगे। सपोज ये हमारा हार्ट है ना, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ये राइट ऑरिकल है और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम है ना, यहाँ पर इंटर एट्रियल सेप्टम में फोरामेन ओवेलिस प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक ओवल शेप्ड होल प्रेजेंट होता है जिसे हम फोरामेन ओवेलिस कहते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सब ग्रोथ होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो एडल्ट्स में, है ना, एडल्ट्स में यहाँ पर ओवल शेप्ड एक डिप्रेशन बनी रहती है, किसमें, इन एडल्ट्स में, ठीक है। तो इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज फोसा ओवेलिस कहते हैं, फोसा ओवेलिस कह देते हैं। तो फोसा ओवेलिस कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम में, है ना। जो ये एट्रियल सेप्टा है, आई होप, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो ये आपका इन एट्रियल सेप्टा है ना, इस एट्रियल सेप्टा में ओवल शेप डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, उसी को हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। तो अगर आपसे फोसा ओवेलिस पूछा जाए तो ये आपको एडल्ट में देखने को मिलता है और फोरामेन ओवेलिस आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज इंटर एट्रियल सेप्टम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, द डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स ऑन द वॉल लाइनिंग, द लुमेन ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज्ड आर्टरीज इज रिफर्ड टू एज, है ना। डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स ऑन
द वॉल लाइनिंग ऑफ हार्ट, है ना, जो हार्ट की वॉल की लाइनिंग है उसमें अगर लिपिड्स का, फैट्स का डिपोजिशन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या फिर स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम कहते हैं, या फिर एट्रियोस्क्लेरोसिस या फिर एथरोस्क्लेरोसिस। बताइए। तो देखिए, अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरीज की, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज की, जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, इस आर्टरीज को हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। और इसमें दो तरीके का डिपोजिशन हो सकता है। क्या? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड सॉल्ट। और क्या डिपॉजिट हो सकता है? दैट इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट। ठीक है। अगर हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, हमारी हार्ट की जो आर्टरीज है, अगर इसमें कैल्शियम आयन एंड साल का डिपोजिशन हो जाता है तो इससे हमें आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये जो है ये हमारी एज बढ़ने के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हमारी कोरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल या फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो इस कंडीशन को हम एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये हमारी जो है लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है। ये हमारे खान पीन और लाइफ स्टाइल के कारण ऐसा होता है कि जो हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या फैट का डिपोजिशन हो सकता है। यहाँ पर आपसे जनरली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लिपिड्स, है ना, फैट के बारे में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी? इनमें से किस कंपाउंड की प्रेजेंस में आरबीसी डिग्रेड हो सकती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सल्फर कंपाउंड्स, आर्सेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स या फिर अमोनिया। बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है। सल्फर कंपाउंड्स जो हैं ये आरबीसी को डिग्रेड करवाते हैं। आरबीसी का डिग्रेडेशन कहाँ होता है? दैट इज स्प्लीन, है ना, हमारी स्प्लीन में आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंडल ऑफ हिस आर, बंडल ऑफ हिस आर, बंडल ऑफ हिस क्या है? नर्वस टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल्स, नर्वस टिश्यू सप्लाई टू हार्ट, मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल्स या फिर मैस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू हार्ट। तो देखिए, हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट में जो है नोडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्या प्रेजेंट है? नोडल टिश्यू। और जो नोडल टिश्यू हैं ये मसल्स का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम का तो कोई बात नहीं है, है ना, कोई काम नहीं है। जो हमारा हार्ट है ये कैसा है? मायोजेनिक है ना। हमारी मसल्स, हार्ट की जो कुछ मसल्स हैं वो मॉडिफाई होकर नोडल टिश्यू बनाती हैं। तो ये नोडल टिश्यू क्या है? जो कि हमारा सबसे फर्स्ट नोडल टिश्यू क्या है? ऐसे नोड, है ना। ऐसे नोड से इम्पल कहाँ जाएगा? ए बी नोड में, है ना, ए बी नोड, राइट। ए बी नोड से इम्पल्स कहाँ जाएगा? दैट इज बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। ठीक है। और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर में, ठीक है, परकिंजे फाइबर से हमारे दोनों ही वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, है ना, इम्पल्स ट्रेवल कर जाएगा। तो बंडल ऑफ हिस क्या है? मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू वेंट्रिकल्स या मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू हार्ट। जो वेंट्रिकल टिश्यू होते हैं ये हमारे हार्ट के, ठीक है,
एक सेकंड देखेंगे एक बार हार्ट के स्ट्रक्चर्स। सपोज करिए ये हमारा हार्ट है ना, ये हमारा ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, ये क्या है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पर जो है बंडल ऑफ हिस की लाइनिंग होती है। ठीक है, तो बंडल ऑफ हिस कहाँ प्रेजेंट हैं बताइए, हमारे वेंट्रिकल्स में। तो जो बंडल ऑफ हिस हैं ये एक तरीके के मस्कुलर टिश्यूज हैं जो कि इम्पल्स को हमारे वेंट्रिकल्स में सप्लाइड करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट, राइट। और आप पाथवे भी याद रखेंगे, जो इम्पल्स ट्रेवल का पाथवे है वो क्या है, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, फिर ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इन ECG द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज इंडिकेट बाई। जब हम ECG करते हैं है ना, तो उस समय एट्रिया का जो डीपोलराइजेशन होता है उसे हम किस वेव से इंडिकेट करते हैं बताइए, उसे हम किस वेव से इंडिकेट करते हैं, P वेव, Q वेव, R वेव या फिर S वेव। सपोज करिए ये आपकी क्या है, एक हार्ट वेव है ना, ECG किया तो ये एक वेव है जिसमें ये क्या होता है आपकी, ये P वेव है। ठीक है, ये P वेव है, ये Q वेव है, इसे R वेव कहते हैं, और ये S और ये क्या है T। ठीक है, ये हमारी T वेव है। T वेव कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठी हुई ऐसे, राइट। तो ये आपकी एक ECG की वेव है जिसमें जो P वेव है ये क्या डिनोट करती है, ये P वेव तब आती है जब हमारे हार्ट की एट्रिया का डीपोलराइजेशन होता है। एंड जो QRS कॉम्प्लेक्स वेव है, ठीक है, QRS जो कॉम्प्लेक्स वेव है ये कब आती है, जब हमारे जो वेंट्रिकल से इसका जब डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, और टी वेव कब आती है, जो ये हमारी टी वेव है, टी वेव जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए पी वेव। जो पी वेव है ये एट्रिया का डीपोलराइजेशन इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हीमोग्लोबिन विच एमिनो एसिड एक्ट एज ब्लड बफर, है ना। हीमोग्लोबिन में जो हमारी हीमोग्लोबिन है ये क्या है, एक क्वाटरनरी प्रोटीन है ना। हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है और इसके साथ साथ ये कॉन्जुगेटेड भी प्रोटीन है, क्योंकि ऐसी प्रोटीन जिसमें दो पार्ट होते हैं तो उसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। तो जो हमारी हीमोग्लोबिन है इसमें दो पार्ट हैं, क्या क्या, दैट इज हीम, है ना। हीम जो कि एक पिगमेंट है, हीम जो कि एक पिगमेंट है, और ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है ना। तो जो हीमोग्लोबिन है ये एक कॉन्जुगेटेड क्वाटरनरी प्रोटीन है, और प्रोटीन हमारी किससे बनी होती है, एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनी होती है। तो हीमोग्लोबिन में वो कौन सी एमिनो एसिड प्रेजेंट होती है जो कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण हमारा जो ब्लड है वो बफर की तरह एक्ट करता है, राइट। हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड या फिर लाइसिन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द आपकी जो है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं।
तो जो लोग भी आपके सिबलिंग्स या फ्रेंड्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अप्लाई कर दिया है, उन लोगों को आप ज़रूर शेयर करें। ओके, ये एक नेक काम आप ज़रूर करें। आप कदम कदम पर अच्छा करें और आपको कदम कदम पर अच्छा मिले, राइट। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज़ ऑप्शन ए, हिस्टिडीन। जो हिस्टिडीन एमिनो एसिड है, ये चार्ज्ड एमिनो एसिड होती है ना। कैसी होती है? चार्ज्ड एमिनो एसिड होती है। ये आपकी जो है सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड के अंतर्गत भी आती है ना। और क्या है ये? सेमी एमिनो एसिड, सॉरी सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ड्यू टू। कोरोनरी हार्ट डिजीज किसके कारण होती है? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, या फिर वीकनिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स, या फिर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, है ना, टू द हार्ट मसल। तो अभी हमने आपको बताया क्या, जो कोरोनरी आर्टरी है ना, जो कोरोनरी आर्टरी है, ये हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई करती है। अगर कोरोनरी आर्टरीज में डिफ़ॉल्ट होता है, प्रॉब्लम आती है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। प्रॉपर हमारे जो हमारा हार्ट है, हमारी जो हार्ट की मसल्स है, उसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो इस कंडीशन को हम मेनली क्या कह देते हैं? दैट इज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज, राइट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18, RH निगेटिव पर्सन, है ना, डोनेटेड ब्लड टू RH पॉजिटिव पर्सन फॉर सेकेंड टाइम देन, RH निगेटिव पर्सन, है ना, जो कि RH पॉजिटिव पर्सन को सेकेंड टाइम ब्लड डोनेट कर रहा है, यानी कि इससे पहले और भी RH निगेटिव पर्सन उसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर चुका है। तो सेकेंड टाइम में क्या होगा? बताइए, सेकेंड टाइम में क्या होगा अगर RH निगेटिव पर्सन ब्लड डोनेट करता है RH पॉजिटिव पर्सन को? तो बताइए क्या होगा? RH पर्सन विल बी डाई, नथिंग हैपेंस टू RH पॉजिटिव पर्सन, RH पॉजिटिव ब्लड स्टार्ट रिएक्टिंग टू RH निगेटिव ब्लड, या फिर RH पर्सन विल बी डाई। बताइए। सो अगर हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए, तो क्या होगा? RH पर्सन जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो भाई क्यों मरेगा, है ना, उस पर तो कोई फैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो गया, है ना। RH पर्सन विल बी डाई, तो अगर सेकेंड टाइम दे रहे हैं, है ना, RH निगेटिव पर्सन सेकेंड टाइम ब्लड डोनेट कर रहा है उसी पर्सन को, तो फिर ये भी डाई नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा? RH पॉजिटिव ब्लड स्टार्ट रिएक्टिंग टू RH निगेटिव ब्लड। ऐसा कब होता? जब RH निगेटिव पर्सन फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करता RH पॉजिटिव पर्सन को, ठीक है, लेकिन वो सेकेंड टाइम कर रहा है, तो यहाँ पर नथिंग हैपन्स टू RH पॉजिटिव पर्सन, राइट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो आपको कैसा भी क्वेश्चन मिले किसी भी तरीके का, आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपको
कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कराया जाता है, आपका कॉन्सेप्ट मेंटेन कराया जाता है। ठीक है, तो आप लगातार इन सारे सेशन का एंजॉय करें, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट ऑफ हार्ट इज, हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, एसए नोड को, एवी नोड को, बंडल ऑफ हिस को, या फिर परकिंजी फाइबर्स को, बताइए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और ऐसे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सो हार्ट ऑफ हार्ट हम किसे कहते हैं, एसए नोड को, जहाँ से इम्पल्स स्टार्ट होता है, एसए नोड, एसए नोड को हम पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, है ना, पेस मेकर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एवी नोड को हम सटर पेस मेकर के नाम से जानते हैं, सटर पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। जो ह्यूमन हार्ट है इसमें कितने हैं, 4 चैम्बर्स हैं, राइट, 4 चैम्बर हैं। तो 4 चैम्बर में ये आपका राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इनमें से किस चैम्बर की जो वॉल है ना, मस्कुलर वॉल है, वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है कंपेयर टू अदर चैम्बर, कंपेयर टू अदर चैम्बर। सो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से सिस्टमिक एओर्टा निकलती है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो सबसे ज़्यादा इस चैम्बर पर प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, इसलिए जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल्स हैं, है ना, ये अदर चैम्बर की कंपेयर में काफ़ी थिक होती है। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। ओके, सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास में ये हमने आज के क्वेश्चंस का अच्छे से एंजॉय किया, विद द कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को समझा। ठीक है, और अभी आपका वीडियो लॉन्ग होगा, है ना, तो हम लोग ये सारी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी रेस्ट आप हमारे पास क्वेश्चन से, जिन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस का अच्छे से एंजॉय करें, प्रैक्टिस करें। ओके, अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन।